नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं गॉस प्रमेय तथा विद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर से कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में आपको एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आप पिछला वीडियोज देख चुके होंगे और सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। यदि बच्चों आप पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, यदि पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन लगाते समय हम उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराएंगे तो आप और बेहतर तरीके से उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बच्चों ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ वीडियो में बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, जो नेट वैद्युत फ्लक्स है, तो बच्चों नेट वैद्युत फ्लक्स मतलब हो गया φE का मान दिया है 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। कह रहा है पहला नंबर बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, मतलब पहले नंबर पे हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम आपको बता दें गॉस प्रमेय आप पढ़े होंगे। गॉस प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, तो हमें निकालना है आवेश। वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है और ये एक काला बॉक्स है, मीन्स ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। तो यहाँ गॉस प्रमेय हम लागू कर देंगे। तो चूँकि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है वो आपका होता है Q/ε0। क्लियर, अब देखिए हमें निकालना है Q की वैल्यू। ε0 को आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो φE × ε0 बराबर हो जाएगा Q, या Q मीन्स हो गया आवेश और ε0 विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मान बच्चों दे रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब बच्चों ε0 का जो मान होता है वो आपका होता है 8.85 × 10⁻−12। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12। क्लियर, अब देखिए ये पूरा मात्रक आप लिख लोगे कूलम। क्या लिखोगे, कूलम। अब आप क्या करो, 8 से 8.85 में गुणा कर दो। तो बच्चों 8 बचे क्या हो गया 40, 40 को 0 हासिल 4, 8 × 64, 64 और 4 68 को 8 हासिल 6, 8 × 64, 64 और 6 बच्चों हो जाएगा 70। क्लियर, तो आपका 2 अंक के पहले दशमलव है, ये आपका 2 अंक के पहले दशमलव हो गया। अब देखिए बेस सेम, देखिए 10⁻³ है, 10⁻−12 है, तो बेस सेम है तो बच्चों क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। 3 में -12 को जब आप ऐड करोगे तो आएगा -9 कूलम। एक काम और आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आपके आवेश का मान निकल गया कि 70.80 10⁻⁻9 कूलम। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है। दूसरा पोर्शन कह रहा है यदि बॉक्स की पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, मतलब ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए जो बहिर्मुखी फ्लक्स है, मीन्स नेट वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो बच्चों ये आप बात समझो, जो हमारा गॉस का प्रमेय होता है, गॉस का प्रमेय कहता है कि φE बराबर Q/ε0। ठीक है, और Q क्या है, जहाँ Q
बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है। अब आप ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स जीरो कब होगा? जब पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। मतलब उस बंद पृष्ठ के भीतर यदि आवेशों का जो हमारा बीजगणितीय योग है, मान लीजिए बंद पृष्ठ के भीतर कई आवेश हैं, उन सभी को जोड़ने पर, ठीक है, यदि मान लीजिए मान उसका शून्य आ गया, मतलब पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, तब आपका वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो प्रश्न यही कह रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? बिल्कुल, जब पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तभी तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो आप लिख देना गॉस प्रमेय से इतना बराबर इतना, क्यू क्या है बच्चों? बंद पृष्ठ के भीतर क्या है? आवेश है। अब हम ये लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स E बराबर 0 दिया है। इसका मतलब क्या है? लिख देना, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि पृष्ठ के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। जब पृष्ठ के भीतर आवेशों का जो बीजगणितीय योग शून्य होगा तभी तो वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। यही आपको क्लियर करके बताना है कि वैद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन में दिया था आवेश निकालने के लिए गॉस का प्रमेय लगा करके हम आवेश की वैल्यू निकाल लिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया था कि वैद्युत फ्लक्स हमारा शून्य है, तो यह बताइए कि पृष्ठ के भीतर जो आवेशों का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। तो बच्चों, जब पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, मतलब पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग जब शून्य होगा तभी हमारा वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो क्यू जब शून्य होगा तभी तो ये शून्य होगा। क्लियर? चलिए, तो बच्चों इसे आप नोट कर लें, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं आपके बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? तो बच्चों कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चों, गॉस का प्रमेय जो कहता है ना, कोई बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ बेलनाकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है, घनाकार हो सकता है। ठीक है? तो वो गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स वो आपका होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स निकालिए, और यहाँ बच्चों जो बंद पृष्ठ है वो आपका 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है? घन है। मतलब घन कुछ इस प्रकार होता है। घन का जो बच्चों आकार होता है वो आपका होता है वर्गाकार। घन का आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। अब देखिए, तो ये आपका हो गया घन। ठीक है? तो कह रहा है घन का जो किनारा है, किनारा मीन्स हो गया भुजा, मतलब घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स निकालिए। मीन्स इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ये घन है, इस घन के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो बच्चों, घन में क्या होता है? 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। मतलब 6 फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, 6 फलक का मतलब हो गया पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वो आपका होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि गॉस का प्रमेय कहता है। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वह भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन बच्चों, घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं।
कभी कभी किसी प्रश्न में ये पूछता है कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, घन के एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो घन के छह फलकों से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है Q/ε0 होता है, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, कोई भी बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है Q/ε0 होता है। तो घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना, और मान लीजिए पूछ दे एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 1/6 लिख देंगे इंटू Q/ε0। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि जो हमारा घनीय गॉसियन पृष्ठ है उसके पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स निकालिए। ठीक है, अब देखिए, तो केंद्र पर बच्चों 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 2 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदल दो, 2 गुणे हो गया 10⁻⁶ कूलाम। हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, नेट विद्युत फ्लक्स घन के पृष्ठ से गुजरने वाला। तो नेट विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा बच्चों वो आपका होगा Q/ε0। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन खेला है कैलकुलेशन का। आवेश का मान है आपका 2 गुणे 10⁻⁻⁶, और ε0 का वैल्यू फिक्स होती है 8.85 गुणे 10⁻12। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इसका फाइनल आंसर क्या है। अब ध्यान दीजिए, तो बच्चों ये हो गया φe बराबर 2 गुणे, ये हो गया 10⁻⁶, -12 को यदि आप ऊपर ले जाते हो तो ये आपका हो जाएगा 10⁻12, और नीचे आपका 8.85 है। यहाँ से बच्चों दशमलव हटा दो। हम दशमलव हटाने का एक रूल बताते हैं। यदि मान लीजिए दशमलव इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाता है, तो जितना डिजिट खिसकाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा, फिर 10 पर उतना निगेटिव पावर लगा दीजिएगा। यदि दशमलव को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में खिसकाते हैं, तो जितना डिजिट खिसकाएंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, ठीक है, उस पर 10 पे प्लस पावर लगा देंगे। बात क्लियर, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बच्चों दशमलव को हमको इधर से इधर खिसकाना है, मीन्स इधर से इधर खिसकाना है। कितना डिजिट, 2 डिजिट। 2 डिजिट जब हम इसको खिसकाएंगे तो 8.85 गुणे 2 डिजिट खिसका है, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -2, और -12 क्या हो गया, ऊपर चला गया, +12 हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब ये आपका हो जाएगा 2 गुणे बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, तो -6 में +12 को ऐड करोगे बच्चों तो 10 पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। और 10 पे -2 को यदि आप ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगा 10 पे +2, और नीचे बच्चों हो गया 885। अब ध्यान दीजिए, अब आप इसे लिख सकते हो 2 गुणे 10 पे 6 गुणे 100 को आप 10 गुणे 10 लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 885। ठीक। तो बच्चों 2 पचे क्या होता है, 10 होता है, सॉरी। तो बच्चों 5 दूना क्या होगा, 10 होगा, और 5 1 कम 5, 3 हासिल 38 हो जाएगा। तो 5 7 35, 3 हासिल, फिर 5 7 क्या हो गया, 35 हो गया। क्लियर। अब आप मेरी बात को समझिए, 2 का 2 में गुणा करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ होगा बेस सेम पावर ऐड, 10 पे हो गया 7 बटे हो गया 177। अब आप इसे क्या कर लो, 4 को अब 400 बना दो। कैसे, 10 पे 7 है ना, इससे 100 ले लो, 100 ले लोगे तो ये 400 बन जाएगा, और ये आपका बच्चों हो जाएगा 10 पे पावर 5, नीचे हो गया 177। क्लियर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 400 में 177 से भाग देंगे। इसको आप स्वयं कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका आएगा 2.26 गुणे 10 पे पावर 5। ठीक है। क्या इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मैं ये प्रश्न समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। क्लियर, आप इसे नोट कर लें, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 5 पर ये प्रश्न आपको मिलेगा। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ, मीन्स 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ, जो इसकी त्रिज्या है बच्चों वो आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान दिया है, वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आपका दे रखा है -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, कहने का मतलब क्या है, इसको 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाए, 20 सेंटीमीटर हो जाए, तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। पहला चीज़ तो हम आपको बच्चों ये बता दें कि गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है उसका जो मान है, वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आपका Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब Q/ε0। और एक चीज़ और हम बता दें कि जो किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, उस बंद पृष्ठ जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उस गॉसियन पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यदि मान लीजिए गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, मान लीजिए ऐसा हो, तो इस पृष्ठ से भी जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो Q/ε0 होगा। और मान लीजिए गोलीय गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसा है, तो इस पृष्ठ से भी गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो Q/ε0 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, यहाँ कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो यदि उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। त्रिज्या को 2 गुना कर दो, आधा कर दो, 4 गुना कर दो, चाहे कितना हो परिवर्तन कर दो, उसके आकार और आकृति में वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं बदलने वाला है। मीन्स जो वैद्युत फ्लक्स का मान है लिख देंगे, चूँकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकार और आकृति पर, पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसलिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई त्रिज्या r पर निर्भर नहीं करेगा। जब त्रिज्या r पर निर्भर नहीं करेगा तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना 10 सेंटीमीटर गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, उतना ही 20 सेंटीमीटर भी गोली पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ का मान होगा। क्लियर, लिख देंगे अतः वैद्युत फ्लक्स
-1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। मतलब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे जो आकार हो चाहे जो आकृति हो, ठीक है, तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो वही होगा, सेम होगा, मीन्स Q/ε0 ही होगा। क्लियर है। इस प्रश्न में बच्चों दिया है कि 10 सेंटीमीटर का गोली गॉसियन पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम है। तो कह रहा है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। त्रिज्या को दोगुना करने के बाद भी जो वैद्युत फ्लक्स होगा -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा। क्लियर। अब मेरी बात को समझिए। एक चीज़ और हम आपको समझा दें बच्चों, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान है ऋणात्मक दे रखा है। वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब होता है, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके आप बताइए, और यदि आपको नहीं पता है तो विद्युत फ्लक्स वाले वीडियोज को जरूर देख लीजिए। उसमें आपको बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स कब ऋणात्मक होता है और कब बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर। अब देखिए इसकी दूसरे पार्ट में कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश मतलब Q का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। और वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है -1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो बच्चों गॉस का प्रमेय जो कहता है ना वो φE बराबर कहता है Q/ε0। हमें निकालना है Q का मान, तो ε0 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा φE इंटू इधर क्या ε0 बराबर क्या हो जाएगा Q, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो Q बराबर φE का मान क्या है -1.0 गुणे 10⁻³ गुणे ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ठीक है। तो Q का मान हो जाएगा बच्चों -1 का 8.85 में आप गुणा करोगे तो 8.85 ही आएगा। यहाँ आप लिख देंगे 8.85, बेस सेम पावर ऐड 3 में बच्चों -12 को ऐड करोगे तो हो जाएगा -9 कूलाम। क्लियर। यह आपका हो गया आंसर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो Q/ε0 होता है, और गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है गॉसियन पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। तो चलिए बच्चों हम आपको एक और NCERT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मीन्स NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 है और इस वीडियो सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बच्चों NCERT में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को ही हम आपको बता रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर है। क्लियर। कितना व्यास दे रखा है बच्चों, व्यास का जो मान दिया है वो आपका दिया है 2.4 मीटर। तो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या मान लीजिए हो जाएगा, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। 2.4 बटे 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 मीटर। क्लियर। फिर कह रहा है क्वेश्चन पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है 80 माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों 80 माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदल दो तो हो जाएगा 80 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर।
अब हमसे कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला नंबर पे बच्चों हमें क्या निकालना है कि गोले पर कितना आवेश है। आप सभी को पता है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है वो आपका होता है Q/A। ठीक, हमें निकालना है Q की वैल्यू, A को आप उधर ट्रांसफ़र कर दो, A को। ठीक है, और A क्या है बच्चों, गोले का क्षेत्रफल है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, पता है ना। देखिए A को आप इधर कर दोगे तो सिग्मा A बराबर हो जाएगा Q, या Q बराबर आप लिख सकते हो सिग्मा गुणे 4πr²। क्लियर। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा का वैल्यू है 80 × 10⁻⁻⁶ 4, और पाई का वैल्यू है 3.14, और त्रिज्या r कितना दिया है बच्चों, 1.2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं गुणा Q। ठीक है, इसको लिख देंगे 80 × 10⁻⁻⁶ गुणे 4। अब बच्चों 3.14 से हम दशमलव हटा दें। अभी हम आपको बताएं कि जब दशमलव बच्चों इधर से इधर जाएगा तो जितना डिजिट जाएगा गुणे का चिन्ह लगा के उस पर आप माइनस पावर लगा देंगे। तो इधर मान लीजिए गया तो ये हो जाएगा 314 × 10⁻⁻², और 1.2 पे स्क्वायर है, मतलब इसको आप 2 बार लिख दोगे। क्लियर है। अब देखिए तो ये हो गया Q। 80 को बच्चों आप लिख सकते हो 8 × 10, ये हो गया 10⁻⁻⁶ गुणे 4, 314 × 10⁻2। 1.2 से आप दशमलव हटा दो, एक अंक उधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻1, और ये भी हो जाएगा 12 × 10⁻1। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपका आवेश निकलेगा 8 गुणे, यहाँ पर बच्चों है 4 गुणे 314 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है। अब देखिए ये बेस सेम है, 10 10 10 10 10, पावर बच्चों हो जाएगा ऐड। तो पहले आप माइनस वाले को ऐड करो, तो -1 -1 -2 -2 -4, फिर -6 -10, और यहाँ बच्चों दिया है +1। 1 में से -10 जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 पे -9। क्या होगा, 10 पे -9। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप क्या करो, 4 का गुणा बच्चों आप इसमें कर दो, या ऐसे करो 8 × 4, 12 का गुणा इसमें आप कर लो। तो 12 चौका कितना होता है बच्चों, हो जाएगा 12 चौका 48 हासिल 4, 12 1 कम 12 4, 16 को 6 हासिल 1, 12 3 36 1 37 गुणे 12 गुणे 10 पे पावर -9 Q। अब देखिए, या तो आप इसको रफ पे कैलकुलेट कर लो, यदि आप रफ का यूज नहीं करना चाहते हो तो स्टेप आपका बढ़ेगा। अब देखिए 12 8 96 को 6 हासिल 9, 12 6 72, 72 8 80 1 81 को 1 हासिल 8, 12 7 84, 84 6 90 2 92 को 2 हासिल 9, 12 3 36, 4 40 5 45। क्लियर। अब देखिए, अब आप क्या करो, 4 का इसमें गुणा करो, 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 1 कम 4 2 6, 4 2 8, 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18 गुणे 10 पे पावर -9। अब बच्चों आप इसमें 8 से गुणा कर लो, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 के 48, 48 3 51 को 1 हासिल 5, 8 नहीं 64, 64 5 69 को 9 हासिल 0, 8 0 0 सॉरी हासिल 6, 8 0 0, और यहाँ पर लिख देंगे आप 6, 8 नहीं 64 को 4 हासिल 6, 8 1 कम 8 4 14 गुणे 10 पे पावर -9। अब आप क्या करो, दशमलव आपका यहाँ है, इसको आप यहाँ खिसका दो, तो 1.44
6 9 1 2 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट आप इधर आए हो, 6 डिजिट इधर आए हो तो यहाँ आप लिख देना 10 पे +6 गुणे 10 पे -9। हम क्या बताए थे कि मान लीजिए कि यदि दशमलव इधर से इधर आएगा, जितना डिजिट खिसकेगा मल्टीप्लाई का साइन लगा के उस पर उतना हम प्लस पावर लगा देंगे। क्लियर? अब देखिए तो क्यू बराबर हो जाएगा 1.4 गुणे, बाकी सबको छोड़ दे रहा हूँ, बेस सेम पावर ऐड। बच्चों 6 में -9 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10 पे -3 कूलम। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये बेसिक कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आप चाहो तो रफ पे कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन हम आपको एक एक स्टेप समझाए हैं कि आपको रफ का यूज ना करना पड़े और फेयर कॉपी में ही मीन्स बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आप लगा लो। ठीक है, तो आवेश का मान निकल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? दूसरा कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान बच्चों जो होता है वो होता है Q/ε। इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करके आप बताइए। आवेश का मान मैं लिख दे रहा हूँ 1 मान लीजिए बच्चों आवेश का मान यदि 2 अंक तक लिखा जाए तो क्या हो सकता है? 2 अंक तक लिखेंगे तो 6 को छोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों जिस अंक को हम छोड़ते हैं वो अंक, वो डिजिट यदि 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो पिछली वाली डिजिट में 1 बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए 6 को आप छोड़ रहे हैं, 2 अंक तक ले रहे हैं, तो 6 क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, मतलब यहाँ हम 5 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा आवेश का मान 1.45 गुणे 10 पे -3, और इसका मान बच्चों होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। इसे आप कैलकुलेट करिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। क्लियर? तो चलिए बच्चों अब हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं जो आपके बुक में है, और इस वीडियो सेशन का ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E एक्स अक्ष के क्या है बच्चों? समांतर है। जैसे मान लीजिए ये आपका होता है एक्स अक्ष और ये आपका बच्चों होता है वाई अक्ष और ये आपका होता है जेड अक्ष। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। ये है कुछ वैद्युत क्षेत्र E कुछ इस प्रकार है जो एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। फिर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से और घन कहाँ है? उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। मीन्स जो उसके फलक हैं, देखिए ये आपका घन है, ये आपका बच्चों क्या है? घन है, ये आपका हो गया घन। इसके तल क्या हैं? उसके फलक क्या हैं? निर्देशांक तलों के समांतर है। क्लियर? निर्देशांक तलों के क्या है? समांतर है। तो कह रहा है घन से कितना नेट वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वैद्युत क्षेत्र E और ये निर्देशांक तल X, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वैद्युत क्षेत्र E एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। तो बच्चों आपको हम सबसे पहले बता दें कि वैद्युत क्षेत्र E एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वहीं वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत बल रेखाएं यदि पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। अब बच्चों यदि वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? निर्बल होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इस बात को आप लिख लो बच्चों, घन में कुल फलक कितने होते हैं?
6 होती है। ठीक, तो कह रहा है घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। किसके घन से? पूरे घन के पृष्ठ से नहीं, कह रहा है मतलब उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। जो फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, केवल उस फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं इसके केवल 2 फलक से गुजरेगी, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र बच्चों मान लीजिए फलक ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आपका इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र बच्चों इधर है, और इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आपका इधर होगा, और इसका वैद्युत क्षेत्र ई है। अब दाएं तरफ जो आपका फलक है घन का, कह रहा है ना कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, मतलब एक घन है, घन के उन फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है जो निर्देशांक तलों का क्या है, समांतर है। तो बच्चों जो वैद्युत बल रेखाएं हैं लिखेंगे, चूंकि वैद्युत बल रेखाएं घन के केवल 2 फलकों से गुजरती हैं, घन के केवल 2 फलकों से गुजरती हैं। अब कितने फलक और बच गए? 4 फलक और बच गया। तो अन्य 4 फलकों से वैद्युत बल रेखाएं गुजर नहीं रही हैं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो वहाँ से गुजरने वाला जो बच्चों वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। तो लिख देंगे कि शेष 4 फलकों से गुजरने वाले, शेष 4 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, शेष 4 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालते हैं दाएं फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। दाएं फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों दाएं फलक में जो है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश A दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। चूँकि E व A एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हो जाएगा बच्चों E डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। जब ये एक ही दिशा में होंगे तो बच्चों जब वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होंगे तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? 0 अंश होगा। ठीक है, यहाँ थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश। तो इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इसको फाई E1 मान लो, ई ए cos 0 अंश, और cos 0 अंश की वैल्यू बच्चों होती है 1। ठीक है, तो दाएं फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकल गया वो आपका निकल गया ई ए। अब बात करते हैं इसके बाएं फलक की। ठीक है, लिख देंगे बाएं फलक के लिए, बाएं फलक के लिए। तो बाएं फलक में आप क्या देख पा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश A दोनों क्या है बच्चों? विपरीत दिशा में है। तो लिख देना E व A विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। जब ये विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा बराबर आपका होता है 180। इसलिए जो इस बाएं फ्लक से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको आप मान लो फाई E2 बराबर E डॉट A बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा की जगह आप लिख लो 180 अंश
मतलब ई ए, और कॉस एक्सोसियंस का मान होता है बच्चों 1 बराबर हो गया माइनस ई ए। मतलब बाएं फ्लक्स से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो गया वो आपका हो गया माइनस ई ए। क्लियर? अब देखिए, अब हम लिख सकते हैं अतः घन के उन पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जिनके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं क्या होंगे। अब लिख देंगे अतः घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, जिनके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समांतर है। तो वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा फाई ई बराबर फाई ई1, दाएं फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या दाएं पृष्ठ कह लो, फिर बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई2। ठीक, तो दाएं फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपका है ई ए प्लस, बाएं फ्लक्स से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो आपका है माइनस ई ए। ठीक है, तो ई ए में से ई ए को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? तो घन के उन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल गया जिनके फलक निर्देशांक तलों के क्या है, समांतर है। तो बच्चों इसमें क्या था, इसके 2 फलकों से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही थी, बाकी इसके शेष 4 फलकों से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही थी। तो बच्चों जहाँ से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी वहाँ वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि उस फलक से वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं गुजरेंगी तो बच्चों उन फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर केवल 2 फलकों से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, एक आपका दायां फलक, दूसरा आपका बायां फलक। तो दाएं के लिए अलग वैद्युत फ्लक्स निकाले, बाएं के लिए अलग वैद्युत फ्लक्स निकाले, दोनों को जोड़ देंगे तब पता चल जाएगा आपका कि घन के उन फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जिनके फलक निर्देशांक तलों के क्या हैं, समांतर है। क्लियर है? तो बच्चों उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियोज को शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर?